विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चल पड़ा। बेताल ने हमेशा की तरह बोलना शुरू किया। राजन, सुनो, बहुत समय पहले भोगवती नामक नगर में एक राजा का निवास था। उसके पास तोता और मैना का एक जोड़ा था जो अत्यंत बुद्धिमान थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। मैना ने कहा, पुरुष स्वभाव से ही पापी, धोखेबाज और अधर्मी होता है, जबकि तोते ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, स्त्रियां ही अधिक झूठी, लालची और हत्यारी होती हैं। उनके विवाद की गर्मी बढ़ने लगी। तभी राजा वहां आ पहुंचा और उसने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। राजा ने इसका कारण पूछा तो मैना ने कहा, महाराज, इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ था। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला, लेकिन लड़का बुरी संगति में पड़कर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ की मृत्यु हो गई और लड़के ने सारा धन जुए में गंवा दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर भाग गया। वह लड़का भटकते हुए चंद्रपुरी नामक गांव पहुंचा। वहां हेमगुप्त नामक साहूकार रहता था। लड़के ने उसके पास जाकर अपने पिता का नाम बताया और कहा, समुद्र में आए तूफान में मेरा जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां पहुंचा हूं। हेमगुप्त ने उसे व्यापारी समझकर शरण दे दी। कुछ समय बाद उसने सोचा, यह लड़का मेरी बेटी के लिए योग्य वर है, और उसने अपनी सुंदर कन्या का विवाह उस झूठे ज्वारी से कर दिया। दहेज में अपार धन दिया और अपनी कन्या की देखभाल के लिए एक दासी भी साथ भेजी। सफर के दौरान वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। कपटी लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, यहां खतरा है, अपने गहने मुझे दे दो। उस बेचारी ने अपने सारे गहने उसे सौंप दिए। रात में उन्होंने जंगल में रुकने का फैसला किया। तभी उस कपटी लड़के ने एक योजना बनाई और दासी को मार डाला। उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में फेंक दिया और सारा धन लेकर वहां से भाग गया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां से एक मुसाफिर गुजरा। उसने कुएं में झांक कर देखा कि एक स्त्री वहां फंसी हुई है। उसने उस स्त्री को कुएं से बाहर निकाला और उसके घर तक पहुंचाया। जब सेठ ने अपनी बेटी की हालत देखी तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। लेकिन लड़की ने कहा, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, दासी को मार डाला और मेरे गहने लूट लिए। पिता ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत कर, तेरा पति वापस आएगा। कुछ समय बाद वह कपटी लड़का अपने गांव लौट आया और फिर से जुए में सारा धन हार गया। जब उसके पास कुछ भी न बचा तो वह वापस अपने ससुराल पहुंचा। उसकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मैंने यहां सबको झूठी कहानी सुना दी है। सेठ और उसकी पत्नी ने जमाई को देखकर स्वागत किया। कुछ दिनों बाद जब वह कपटी लड़का अपने ससुराल में ही आराम से रह रहा था तो एक रात उसकी पत्नी गहने पहनकर सो रही थी। वह मौका देखकर चुपचाप उठा और उसने अपनी पत्नी को छुरी से मार डाला। उसके गहने लेकर वह वहां से भाग निकला। अगले दिन जब सेठ को अपनी बेटी की हत्या की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसकी प्यारी बेटी अब नहीं रही थी और उसका विश्वासघाती जमाई उसे धोखा देकर भाग चुका था। इस घटना के बाद मैना ने कहा, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। आदमी इतना पापी हो सकता है कि वह अपने ही परिवार के लोगों को मारने और धोखा देने में भी संकोच नहीं करता। अब राजा ने तोते से पूछा, अब तुम बताओ, स्त्री क्यों बुरी होती है? तोते ने उत्तर दिया, महाराज, बहुत समय पहले कंचनपुर नगर में एक श्रीदत्त नामक व्यक्ति रहता था। उसकी शादी एक सुंदर और चतुर लड़की से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद श्रीदत्त व्यापार के लिए परदेश चला गया। वर्षों बीत गए लेकिन वह वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी अकेली रह गई और धीरे धीरे वह अपने अकेलेपन से तंग आकर एक और व्यक्ति की ओर आकर्षित हो गई। वह व्यक्ति उसका प्रेमी बन गया और दोनों रात को मिलते थे। हर रात वह अपनी सहेली के घर जाती जहां उसका प्रेमी भी आता। वे दोनों वहीं समय बिताते और भोर होने से पहले वह चुपचाप घर लौट आती। इस तरह यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन जब वह अपने प्रेमी के पास जाने की तैयारी कर रही थी तभी श्रीदत्त अचानक घर लौट आया। वह यात्रा से बहुत थका हुआ था और जल्द ही सो गया। उसकी पत्नी ने सोचा कि श्रीदत्त गहरी नींद में है और वह चुपके से बाहर निकल गई। रास्ते में एक चोर उसकी हरकतों को देख रहा था।
वह सोचने लगा कि इतनी रात को यह स्त्री कहाँ जा रही है। चोर उसका पीछा करने लगा। जब वह अपनी सहेली के घर पहुंची तब उसे झांत हुआ कि उसके प्रेमी को सांप ने काट लिया था और वह मर चुका था। वह स्त्री उसे मृत समझकर रोने लगी, लेकिन सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे एक पिशाच ने यह सब देखा। पिशाच ने मरे हुए प्रेमी के शरीर में प्रवेश किया और उस स्त्री की नाक काट ली। यह देखकर स्त्री भयभीत हो गई और दौड़ते हुए अपनी सहेली के पास पहुंची। सहेली ने एक चालाकी भरी योजना बनाई और कहा, तुम घर लौट जाओ और पति के पास जाकर रोने लगो। सबको कह देना कि तुम्हारे पति ने ही तुम्हारी नाक काटी है। स्त्री अपनी सहेली की सलाह मानकर घर पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। लोगों ने उसकी चीखें सुनकर उसे घेर लिया। वह लोगों से कहने लगी कि उसके पति ने उसकी नाक काट दी है। श्रीदत्त जागा और यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसे कोई सफाई देने का मौका नहीं मिला। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने स्त्री की हालत देखकर क्रोध में आकर आदेश दिया कि श्रीदत्त को सूली पर चढ़ा दिया जाए। तभी वहां खड़ा चोर, जिसने पूरी घटना देखी थी, सामने आया और बोला, महाराज, आप गलत कर रहे हैं। इस निर्दोष व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है। मैं पूरी सच्चाई जानता हूं। चोर ने पूरी घटना विस्तार से बताई कि कैसे स्त्री ने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए थे और कैसे पिशाच ने उसकी नाक काटी थी। चोर ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर संदेह है तो आप जाकर उस व्यक्ति के मुंह में स्त्री की नाक देख सकते हैं। राजा ने इसकी जांच का आदेश दिया। जब जांच हुई तो चोर की बात सच निकली। स्त्री का कपट उजागर हो गया। राजा ने क्रोधित होकर उस स्त्री को सजा दी। उसे गड्ढे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया गया और फिर उसे नगर से निष्कासित कर दिया गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, स्त्री और पुरुष में से कौन अधिक पापी है? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, स्त्री अधिक पापी है, क्योंकि पुरुष चाहे कितना भी बुरा हो, वह अपने धर्म का कुछ तो पालन करता है। लेकिन इस स्त्री ने अपने पति के जीवित रहते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाए जो अत्यधिक अधर्मी और अनैतिक है, इसलिए वह अधिक पाप की भागी है। विक्रमादित्य का उत्तर सुनते ही बेताल हंसा और फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। आगे विक्रमादित्य और बेताल की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने इसका भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे तो चैनल पर जाएं और तुरंत देखें।